हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं इस फर्स्ट एपिसोड को एक सैंपल पीस के तौर पर अपलोड करने वाला हूं। आप लोग इस एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा किसी दूसरे चैनल वाले ने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, क्योंकि जो भी सीरीज स्टार्ट करो वो पहले से किसी ने एक्सप्लेन की होती है। तो एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसी ने पहले से एक्सप्लेन तो नहीं की हुई। अगर ये पहले से एक्सप्लेन होगी तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। अगर ये पहले से एक्सप्लेन नहीं होगी तो मैं इसकी बाकी की सारी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फिर फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप सब लोग इसको काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक घर का सीन दिखाया जाता है और काफी प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की अपने घर में अपने किचन में खाना पका रही होती है। खाना पका लेने के बाद वो लड़की एक रूम की तरफ जाती है। उस रूम के अंदर एक लड़का सो रहा होता है जो कि बहुत ही यंग सा लड़का है। वो उसे जगाती है और कहती है, डैड जल्दी से उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है। अगर तुम जल्दी से नहीं उठोगे तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। वो बार बार उसे डैड कहकर पुकारती है। जब डैड की आवाज उस लड़के के कान में पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि इस लड़के की शादी नहीं हुई अभी तक और ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है इतनी बड़ी बेटी के लिए। तो जनाब ये है हमारा हीरो, जिसका नाम है ली डोजुन, जो कि डैड का लफ्ज सुनने के बाद उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि उसकी बेटी है, जिसका नाम यूनही है। यूनही उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है, डैड चलो जल्दी करो, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। और यहीं पर ली हमें अपने बारे में बताता है कैसे उसे यह लड़की मिली जो कि अब उसकी बेटी है। वो कहता है 2 महीने पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये लड़की उसकी कॉन्ट्रैक्ट की हुई बेटी है। और यहीं पर हमारी स्टोरी का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। 10 साल पहले की बात बताई जाती है कि 10 साल पहले हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। हर जगह पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर डंजन्स के गेट को रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन मैं इनको डंजन और पोर्टल ही कहूंगा कि आप सब लोग डंजन और पोर्टल के लफ्ज से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जब पहला पोर्टल ओपन हुआ था, वहाँ पर जो लोग थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। स्टोरी बताने वाला कहता है कि उस डंजन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले, जबकि इंसान उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा वीक हैं और वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डंजन के गेट ओपन होना स्टार्ट हुए, वहीं पर कुछ बहुत सारे सुपर पावर वाले ह्यूमंस नमूदार हुए। हमारी दुनिया के बहुत सारे इंसान थे, हर एज के और हर जेंडर के लोग थे। उनके अंदर सुपर पावर्स जागना शुरू हो गई। हम उनको अवेकन्स या फिर हंटर्स कहते हैं। वो सारे हंटर्स ने इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट किया और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सारे हंटर्स के पास सुपर पावर्स थी। न सिर्फ उनके पास सुपर पावर्स थी, बल्कि उनके पास विंडोज ओपन होती थी, सिस्टम वाली विंडोज, जैसी कि गेम्स में होती हैं। इसके अंदर वो सारे के सारे हंटर्स अपने फिजिकल स्टैट्स और अपने सारे स्किल्स के बारे में देख सकते थे कि उनके पास कौन कौन से स्किल्स मौजूद हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हंटर्स ने अपने गिल्ड्स बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद ये लोग टीम्स की शक्ल में इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग प्रोफेशनल हंटर्स बन गए। और यहीं पर हमारे हीरो ली डोजुन को दिखाते हैं, जो कि बैठा स्टडी कर रहा होता है। ली डोजुन की बॉडी के अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं जागती, वो बिल्कुल यूजलेस होता है, इसीलिए वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता है। मिलिट्री की स्टडीज को खत्म करने के बाद उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हंटर एसोसिएशन की मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने के बाद भी ली बिल्कुल एक बेकार सा लड़का था। उसके कोई भी काम नहीं होता था। उसके बॉस उसके ऊपर चिल्लाते रहते थे, तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो और तुम कोई भी काम के नहीं हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और इसके अलावा ली को एक और बीमारी थी, वो हकलाकर बोला करता था। ली ने वहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ अपना पूरा 1 साल निकाला और साल के बाद उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया। पहली बार वो एक प्रोफेशनल काम के लिए बाहर जा रहा था। ली अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उस तरफ जा रहा होता है। वो रास्ते में पैदल ही चल रहा होता है। उसने गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है, जहाँ पर एक डंजन ओपन हुई है, जाकर उसको स्काउट करना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जा रहा होता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन जैसे ही मरने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी वाली दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे सैमुराइज होते हैं। उस दुनिया का नाम मोरिम वर्ल्ड होता है और वो सारे के सारे सैमुराई बिल्कुल सनकी होते हैं। वो रोजाना आपस में फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि सैमुराइज के लिए एक दूसरे को मारना बहुत ही प्राइड की बात होती है। ली क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नया था, इसलिए वो सारे ही उसके साथ फाइट करना चाहते थे। और हर बार वो कितनी ही बार उसको मार चुके हैं, लेकिन जितनी बार वो उसको मारते हैं वो उतनी बार दोबारा से रिवाइव होकर आ जाता है। और यहीं पर ली को उसकी स्पेशल पावर मिल चुकी है। उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। उसकी पावर्स बिल्कुल हीरो अकेडमी के हीरो ताई जैसी है, यानी कि वो भी अपने आप को काउंटलेस टाइम के साथ रिवाइव कर सकता है। उसके स्पेशल स्किल का नाम पॉकेट वॉच है। अपने स्पेशल स्किल की मदद से अगर वो एक दिन मर जाता है तो वो उससे एक दिन पहले के टाइम में दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। अपनी दुनिया में मरने के बाद जैसे वो इस दुनिया में आया था, उसी वक्त उसने अपने स्किल को अवेकन कर लिया था। यहाँ पर सैमुराइज के हाथों से बहुत बार मरने के बाद उसे समझ आ चुकी है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो मर नहीं सकता। अब वो इमॉर्टल हो चुका है। और यहाँ पर इस दुनिया में
बहुत बार मरने के बाद उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी आ चुका है, क्योंकि वो हर बार उनसे फाइट करता है उन सारे सैमुराइज के साथ, और हर बार मरने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है और फिर से उनके साथ फाइट करता है। तो ली को भी इस बारे में याद नहीं कि इस मोरिम वर्ल्ड में आए हुए उसे कितना अरसा हो चुका है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी भूल चुका है। उसे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज भूल चुकी है कि वो किस दुनिया से यहाँ पर आया है। लेकिन इसी के साथ वो इस म्यूरियम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाने लगा है। वहाँ पर जितने भी सैमुराइज हैं सभी को मार डाला है। इसी वजह से म्यूरियम वर्ल्ड के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं और उसे म्यूरियम डीमन का नाम दे दिया है। ली म्यूरियम वर्ल्ड में अपनी तलवार पकड़कर बैठा होता है और कहता है, इस पूरे म्यूरियम वर्ल्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अभी वहीं पर बैठा तलवार पकड़कर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में होता है अपनी दुनिया में, और यहाँ पर उसके साथ फिर से एक बड़ा सा मौजज़ा हो गया है। इस तरह वो अचानक से म्यूरियम वर्ल्ड में चला गया था। वहाँ पर पता नहीं कितने ही साल गुजारने के बाद वो अचानक से फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया है। यहाँ पर उसने सिर्फ एक दिन गुजारा है। उस कार के साथ एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है। ली हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नर्स कहती है, क्या ये वाकई में वही लड़का है जिसे कल यहाँ पर लाया गया था? कल इस लड़के की जान बचाने के लिए हमें पूरे 17 घंटे लगे थे इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन ये एक ही दिन में ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और नर्स से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब इस इलाके के बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे कोरिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मेरी सारी की सारी मेमोरीज धुंधली हो चुकी हैं। शायद मेरी मेमोरीज को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही वो अपने सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेट्स को देखता है, क्योंकि अब वापस आने के बाद वो एक हंटर बन चुका है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज जाग चुकी हैं। ली कहता है, अब तो मुझे खाने के बारे में और पैसे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ली अपने हाथों की तरफ देखता और कहता है, जब मैं म्यूरियम वर्ल्ड में था वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, इतने ज्यादा लोगों को कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। वहाँ पर इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है कि अब मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि उस दुनिया में मैं कितनी बार मरा हूँ और मैंने उस दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा जिंदगी गुजारी है। शायद मैंने कुछ 50 से 60 साल वहाँ पर गुजार दिए होंगे, लेकिन अब जबकि मैं अपने साउथ कोरिया में वापस आ गया हूँ तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी गुजारनी है। मुझे फिर से वो हुनहरापन नहीं चाहिए। बिल्कुल एक आम इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने ऑफिस में वापस चला जाता है, यानी कि हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। वो सारे लोग ऑफिस वाले जो कि उसके दोस्त थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको खबर मिली थी कि इसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसका बॉस उसे कहता है, डूजून क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम तो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले थे। लियोन सबसे कहता है, हाँ मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो पहले से भी ज्यादा ठीक है। बॉस आके बढ़ता है और उसे कहता है, लेकिन तुम तो हकलाकर बोला करते थे, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम हकलाना क्यों बंद कर दिया? ली भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं पहले हकलाया करता था? मुझे तो इस बारे में याद ही नहीं। बॉस उसे कहते हैं, और तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा मसल्स कहाँ से आ गए? तुम तो बहुत ही वीक से हुआ करते थे। फिर बॉस उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और साथ ही तुम्हारा कद लंबा कैसे हो गया है? सिर्फ एक दिन में कोई लंबा कैसे हो सकता है? ली उसे कहता है, मुझे तो इस सब के बारे में याद ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। बॉस उसे कहते हैं, अब तो मुझे भी शक हो रहा है जैसे कि तुम हमारे ली डोजुन नहीं हो। तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो? ली अपने बॉस से कहता है, तुम चाहे समझ सकते हो, लेकिन मैं ली डोजुन ही हूँ। फिर लियोन सबसे कहता है, मेरा डेस्क कहाँ पर है? मैं कहाँ पर बैठा करता था? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या वाकई में तुम्हारी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं? मुझे लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ली डोजुन नहीं हो, तुम कोई फेक हो। कई बार उसकी एक वर्कर साथी भी आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल ली डोजुन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जबकि बॉस अपने एक स्टाफ मेंबर से कह रहा होता है, जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आओ, हम इसके फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। और वो सच्ची में फिंगरप्रिंट स्कैनर को ले आते हैं। बॉस उसे कहता है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अपना अंगूठा रखो। अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ली डोजुन के साथ मैच हुए तो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्हें ली डोजुन हो। ली अपने अंगूठे को सामने की तरफ करता है और स्कैनर के ऊपर रखता है। स्कैनर बोलकर कहता है, ये ली डोजुन है, कि हंटर एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर है। वो सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे कहते हैं, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, दोबारा से रखो। ये फिर से अंगूठा रखता है और वो मशीन फिर से बोलकर कहती है, ये ली डोजुन है, हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर। बॉस उसे कहता है, एक बार फिर से रखो। ली फिर से रखता है और फिर से वही आवाज आती है। तीसरी बार उसके फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के बाद बॉस उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक ही दिन में इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है? अभी भी तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा। वही लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इसको एमनीशिया है। एमनीशिया की वजह से ये बात भूल गया है कि ये पहले अकलाकर बोला करता था। बॉस उसे कहता है, चलो तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या तुम मुझे ये भी बता सकती हो कि एमनीशिया की वजह से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ग्रो कैसे हो गई है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में? वो लड़की उसे कहती है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ली अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज
मुझे बता दो कि मेरा डेस्क कहाँ पर है, मैं जाकर बैठना है। बॉस उसे कहता है नहीं, तुम अपने डेस्क पर नहीं बैठ सकते, तुम आज घर चले जाओ, तुमने कल की छुट्टी ली हुई है, इसलिए आज तुम अपने घर वापस चले जाओ और जाकर आराम करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ली उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर खुद ही जा सकता हूँ। फिर वो चलता हुआ एक बिल्डिंग के बाहर जाता है जहाँ पर उसका अपार्टमेंट है। वो कहता है मुझे लगता है कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन अपने रूम के बाहर पहुँचने पर वहाँ पर एक लॉक लगा होता है जिसका कॉम्बिनेशन उसे याद नहीं होता। ली वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसका पासवर्ड क्या है। लेकिन उसी वक्त अंदर से आवाज आती है, कौन है जहाँ पर। ली भी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे रूम से किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है। वो लड़की दरवाजा खोलती है, यही लड़की यूनही है। दरवाजा खोलकर कहती है क्या आप मेरे अंकल हो। ली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। ली उसे कहता है जितना तुमने मुझे बताया है, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की बेटी हो। यूनही उसे कहती है हाँ सर बिल्कुल, मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ, यानी कि मैं आपकी भतीजी हूँ। ली को तो क्योंकि इस बारे में सब कुछ याद नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर बुलवाया है कि एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मॉम की मौत हो गई है, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो। इसी वजह से तुम्हें मेरे घर के दरवाजे का पासवर्ड भी याद है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर का पासवर्ड दिया था। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यूनही उसे कहती है हाँ अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ली उसे कहता है क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। यूनही उसे कहती है नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम दोनों की मैसेज पर बात हुई थी। ली उसे कहता है क्या तुम्हारे और कोई फैमिली रिलेटिव्स नहीं है, क्या तुम उनके पास नहीं जा सकती। यूनही उसे कहती है नहीं मेरा और कोई भी रिश्तेदार नहीं है, असल में मेरी मॉम एक यतीम थी, इसलिए उनका कोई भी फैमिली रिश्तेदार नहीं है और मैं आपके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। वहीं पर टेबल के ऊपर उसने एक बर्गर बनाकर रखा होता है। ली उसे कहता है ये तुमने क्या बनाया है। यूनही उसे कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे लगा कि जब तुम काम से वापस आओगे तो तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। ली उसे कहता है पहली और साफ बात, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। यूनही गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं यहाँ पर आकर रह सकती हूँ। साथ ही वो उसे अपने मोबाइल में उसकी चैट दिखाती है और कहती है ये देखो तुमने मैसेज करके कहा था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। ली अपने मैसेज पढ़ने के बाद कहता है अगर तुम मुझे ये सबूत दिखा रही हो तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने तुम्हें वाकई में यहाँ पर बुलवाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रख नहीं सकता क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। यूनही उसे कहती है अंकल क्या आप ठीक हैं, आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। ली उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग में चोट लगी है जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज वीक हो गई हैं, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ली उठकर बर्तन धोने के लिए चला जाता है। यूनही उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। ली उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है, मसला मेरी मेमोरीज का है। कि अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला क्योंकि मुझे अपनी ही लाइफ में एडजस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। यूनही उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है चलो फिर ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से लगता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। यूनही भागती हुई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है अब ये भी तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज की वजह से काफी मुश्किल हो रही है, तुम अपनी डेली लाइफ भी नहीं गुजार पा रहे, यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं सारा दिन तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी, तुम्हारा खाना भी बना दूंगी, तुम अकेले ये सारे काम नहीं कर पाओगे। अंकल प्लीज मान जाओ, वैसे भी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ग्रेजुएशन तक ही तो होने वाला है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मुझे यहाँ पर रख लो। लेकिन साथ ही वो अपनी मोटी मोटी आंखों से के ऊपर जादू करते हुए कहती है प्लीज अंकल मान जाओ, चलो मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने तक ही यहाँ पर रहने दो, जब तक मुझे वहाँ पर हॉस्टल में जगह नहीं मिल जाती। ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है वैसे ये डील इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, ये कुछ भी याद नहीं है, ये लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ली कहता है मुझे पता नहीं कि मैंने मोरिम वर्ल्ड में कितने ज्यादा साल गुजार दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोरिया में एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि मेरा ख्याल रख सके और जिस चीज का मुझे नहीं पता होगा वो मैं इससे पूछ सकता हूँ। ली कहता है ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है। वो जल्दी से उसे कहता है चलो ठीक है एक पेपर लेकर आओ, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वहीं पर टेबल के ऊपर बैठकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करता है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देता है। पेपर उसको थमा देता है और कहता है इस पेपर के ऊपर लिखी हुई सारी कंडीशन को गौर से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है वो यूनही को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर रहा है और उसे इस साल के आखिर तक अपने घर में रहने देगा। और दूसरी बात यूनही को अपनी डेली लाइफ में जितना भी खर्चा करना होगा उसे उसके बिल्स उसको देने होंगे, सारे बिल्स ली अप्रूव करेगा और उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे, इसके अलावा उसे कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर
पर उसने पॉइंट लिखा होता है। जुनही को घर के सारे काम करना पड़ेंगे। जुनही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली उसे कहता है क्या कोई मसला है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। जुनही उसे कहती है नहीं ये सब कुछ ठीक है, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। ली उसके सामने पेन करता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन कर दो। जुनही थोड़ी देर सोचने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। ली उसे कहता है अब मेरा पूरा ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। जुनही उसे कहती है अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इससे आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगी, आपके सारे काम कर दिया करूंगी। साथ ही जुनही उसे कहती है अंकल अब क्या आज से मैं आपको डैड कह सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। ली उसे कहता है जो चाहे मुझे कह सकती हो। जुनही उसे कहती है ठीक है डैड, फिर आप भी आज के बाद मुझे जुनही कहा करेंगे, मेरे साथ बिल्कुल एक बेटी की तरह ही बात किया करें। ली फिर अपने रूम में चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, ये तो यहाँ पर एडजस्ट भी हो गई और इसने मुझे डैड कहना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का होता है। अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त जुनही अंदर आती है और उसे कहती है डैड क्या आप अंदर हैं? लेकिन वो उसको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मुझे माफ कर दे, मैं आपको इस तरह देखना नहीं चाहती थी। ली उसे कहता है अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे रूम के क्या करने के लिए आई हो? जुनही उसे कहती है असल में बात यह है कि फ्रिज में कोई भी खाना नहीं बचा और स्टोर में भी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए और कुछ खरीद कर लाते हैं। ली अपना पर्स निकालता है और उसके अंदर से अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देता है और कहता है ये लो, ये कार्ड अपने पास रखो और पास वाली मार्केट से जाकर जो भी चाहिए वो खरीद लाओ। जुनही अपने डैड से कहती है डैड आपने कहा था कि आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप भी मेरे साथ मार्केट में चले, वहाँ पर जाकर शायद आपको कुछ याद आ जाए। ली उसे कहता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वैसे भी मैं घर पर बिल्कुल फारिग हूँ, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुपरमार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने लिए बहुत सारी सब्जियाँ खरीदनी है। वो दोनों सब्जियों के स्टॉल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जुनही उससे कहती है डैड आपकी बॉडी फिजिक को देखकर लगता है कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, आपके लिए बहुत सारी ताजा वेजिटेबल्स खरीद लेती हूँ और साथ ही बहुत सारा पोर्क मीट भी खरीद लेती हूँ क्योंकि वो सेल पर लगा हुआ है। ली उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुनही उसकी बात सुनने के बाद शर्माकर हंसना शुरू कर देती है, जबकि उसी वक्त उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। सारे लोग उस मार्केट के अंदर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस मार्केट के अंदर ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ली और जुनही भी पीछे की तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सारे लोग उस पोर्टल को देखकर भाग रहे होते हैं। जुनही जल्दी से अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और अपनी गन निकाल लेती है और ली से कहती है डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये एक पोर्टल है, इसके अंदर से मॉन्स्टर निकलने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली और उसकी नई नवेली बेटी यानी कि जुनही वो दोनों एक शॉपिंग सेंटर में सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं। वो दोनों भी वहीं पर शॉपिंग ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त मॉल के अंदर सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहीं पर शॉपिंग मॉल के अंदर एक डंजन का गेट ओपन होता है। सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, जबकि जुनही जल्दी से अपने बैग के अंदर से अपनी गन निकालती है और अपने डैड से कहती है डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में उस डंजन के पोर्टल के अंदर से एक गॉब्लिन निकलता है जो कि एक मॉन्स्टर है और सारे लोग उस गॉब्लिन को देखकर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि यहीं पर ली की तरफ भी दिखाते हैं। ली उस गॉब्लिन को देखकर जरा भी एक्साइटेड नहीं होता और ना ही डर कर भागता है क्योंकि गॉब्लिन्स को बाकी सारे मॉन्स्टर्स में सबसे ज्यादा वीक मॉन्स्टर समझा जाता है। उसी वक्त जुनही अपनी पिस्टल के अंदर से गोली चला देती है। जुनही के पास जो गन है वो एक माना गन है जो कि यूजुअली हंटर्स के पास होती है। जुनही अपनी माना की एनर्जी को यूज करते हुए उस गन के अंदर से बुलेट को फायर करती है। वो बुलेट सीधी उड़ती हुई जाती है और उस गॉब्लिन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस गॉब्लिन की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा सुराख हो जाता है और फिर साथ ही वो गॉब्लिन नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। गॉब्लिन के मरने के बाद सारे लोग जो कि वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही हैरान भी होते हैं। खुश वो इस बात से होते हैं कि यहाँ पर कोई हंटर था जिसने उनकी जान बचा ली है, जबकि ली को इस बारे में नहीं पता था कि जुनही एक हंटर है। ली कहता है तो इसका मतलब ये लड़की एक हंटर है। जुनही अपने बैग के अंदर अपनी गन को वापस रख लेती है और अपने डैड से कहती है डैड मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या होता अगर वो गोब्लिन आप पर अटैक कर देता और आपको जख्मी कर देता। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। जुनही उसे कहती है क्या वाकई में आप ध्यान रखेंगे? ली उसे कहता है हाँ मैं वाकई में ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन की लाश को देखते हैं और साथ ही अपने पास से रिपोर्ट भी लिख लेते हैं कि एक गॉब्लिन मर गया है, जबकि यहाँ पर कोई भी विक्टिम नहीं है, गॉब्लिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर वो पुलिस वाला सीधा मिस्टर ली के पास आता है और ली से कहता है इस गॉब्लिन को आपने मारा है। ली अपनी बेटी को जल्दी से सामने कर देता है और कहता है नहीं मैंने नहीं मारा, मेरी बेटी ने मारा है, इसका नाम जुनही है। पुलिस वाला भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही उसे कहता है क्या मैं तुम लोगों के आईडी कार्ड्स देख सकता हूँ और साथ ही मुझे तुम लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए होगा, हमारा मोबाइल नंबर भी, ताकि हम लोग आप लोगों की कंपनसेशन को आपके बैंक अकाउंट में भेज सके। ली उसे कहता है कौन सी कंपनसेशन की बात कर रहे हो? पुलिस वाला उसे कहता है लगता है कि तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता, तुम लोगों ने
गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा है, इसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकलेगा, वो क्रिस्टल के पैसे भी हम लोग तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा तुमने बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई है, इसी वजह से पुलिस वाले अपनी तरफ से तुम लोगों को इनाम देंगे। अगर तुम लोग अपना बैंक अकाउंट हमें देते हो तो हम लोग सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पुलिस वाला ली से कहता है, वैसे तो ये लड़की तुम्हारी बेटी नहीं लगती, लगता है कि तुम इसके गार्डियन हो। चलो ठीक है, तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखवा दो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ली जुनही से कहता है, जुनही इसे अपना अकाउंट नंबर दो। जुनही उससे कहती है, क्या वाकई में मुझे इसे अपना नंबर देना चाहिए? ली उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, गॉब्लिन को तुमने मारा था तो वो कंपनसेशन की रकम भी तुम्हें मिलनी चाहिए। जुनही अपनी तारीफ सुनने के बाद ब्लश करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। जुनही खाना बना रही होती है, उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा होता है। उसी वक्त जुनही के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जुनही आगे बढ़ती है और मोबाइल उठाकर मैसेज को पढ़ती है तो पुलिस वालों की तरफ से उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गए होते हैं। गॉब्लिन को मारने पर उसे 50,000 वॉन्स मिलते हैं, जबकि सिविलियंस को बचाने पर उसे 1 लाख वॉन मिलते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में टोटल 1.5 लाख वॉन्स जमा करवाए गए हैं। जुनही इतने सारे पैसे देकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये तो काफी सारे पैसे हैं, तुमने तो काफी सारे पैसे कमा लिए हैं। ली उसे कहता है, अगर तुम सिर्फ एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारकर इतने ज्यादा पैसे कमा सकती हो तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो, तुम तो अपना घर खरीद सकती हो। जुनही उसे कहती है, आज के लिए मैं बहुत ज्यादा लकी थी, ऐसा तो नहीं है कि हर रोज कहीं पर भी पोर्टल का गेट ओपन हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी गेट ओपन होंगे उनमें से सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर ही निकलेंगे जिनको मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और ऊपर से मेरे पास तो हंटर लाइसेंस भी नहीं है, मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती। डंजन के अंदर जाने के लिए हमें किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है, किसी गिल्ड की पार्टी के साथ जाना पड़ता है। ली उसे कहता है, क्या कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जो तुम सीखना चाहती हो? जुनही को कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो उसे कहती है, वो क्या होती है? ली उसे कहता है, तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में नहीं पता। कल्टीवेशन टेक्निक में हम बाहर से एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उनको इम्ब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जुनही को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती। ली उसे कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। जुनही अपनी तारीफ करते हुए कहती है, आप मुझे इस तरह देखकर सरप्राइज तो नहीं होगे? आपको तो नहीं लगा होगा कि मैं एक हंटर होंगी? मुझे तो नेशनल हंटर्स अकेडमी में एडमिशन मिला है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अभी तक अपनी कोई भी एबिलिटीज को एवेकेट नहीं किया, लेकिन मैं माना की पावर्स को यूज कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे हंटर अकेडमी में एडमिशन मिला है। क्योंकि मेरे पास अभी हंटर लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक माना गन है। सिर्फ माना को यूज करने की वजह से उन लोगों ने मुझे एक माना गन का लाइसेंस दे दिया है, इसलिए मैं माना गन को हमेशा अपने पास रखती हूँ और कभी भी यूज कर सकती हूँ। ली उसे कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, हर कोई एक हंटर नहीं बन सकता। जुनही अपने डैड से कहती है, तो भी ठीक है, आज के बाद आपको मुझसे अच्छे से पेश आना होगा क्योंकि मैं एक हंटर हूँ और हंटर स्पेशल होते हैं। और जब मैं एक हंटर बन जाऊंगी तो फिर एक दिन मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, मेरी वजह से शायद आप भी फेमस हो जाएं। फिर जुनही सारा खाना बनाने के बाद उसे टेबल पर सर्व करती है। ली उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जुनही उसे कहती है, आपका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, सारा खाना खाना, कुछ भी छोड़ना मत। जुनही भी उसके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है और उसे कहती है, डैड मुझे आपके बारे में नहीं पता, आप कौन सा काम करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं? ली उसे कहता है, सिटी हॉल में काम करता हूँ, हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। जुनही कहती है, तो इसका मतलब आप तो एक पब्लिक ऑफिशियल है, यानी कि आप हंटर एसोसिएशन में काम करते हैं और रिफ्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। ली उसे कहता है, हाँ मैं वहीं पर काम करता हूँ। क्या तुम्हें ये बात सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? जुनही उसे कहती है, नहीं ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे लगा था शायद आप कोई बहुत ज्यादा डेंजरस काम करते हैं। साथ ही वो उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए कहती है, डैड ये सारा खा लो। नेक्स्ट सीन सिटी हॉल का दिखाया जाता है। ली तैयार होकर अपने ऑफिस में आ जाता है अपनी जॉब के लिए। वो ऑफिस में आते ही सबको गुड मॉर्निंग कहता है। वो सारे लोग उसे फिर से देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बॉस उसे कहते हैं, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम काम कर पाओगे? क्या तुम सारा काम संभाल लोगे? ली उसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं परफेक्टली फाइन हूँ। बॉस उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ का सही रहना ज्यादा जरूरी है। वहीं पर उसका साथी वर्कर उसे कहता है, डूजुन क्या तुम्हें याद है ये वाला तुम्हारा डेस्क है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ली वहाँ पर जाकर अपने डेस्क के सामने बैठ जाता है। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी या फिर कोई चीज भूल जाओ तो मुझे कह लेना, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। ली को उसका नाम भी याद नहीं होता। ली कहता है, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। वो उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरा नाम हुक्सू है। ली उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। बॉस घड़ी की तरफ देख रही होती है और कहते हैं, लगता है कि हमारी नई इंटर्नी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। युक्सु बॉस से कहता है, बॉस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक हंटर है और हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमें उन सबके साथ ही इज्जत से पेश आना पड़ता है। बॉस उसे कहता है, वो तो सिर्फ एक एफ रैंक की हंटर है, क्या हमें एफ रैंक के हंटर्स को भी ज्यादा सर पर चढ़ाना चाहिए? युक्सु बॉस से कहता है, बॉस जैसा कि मैंने आपसे कहा है, एक हंटर तो हंटर है, नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जो कि लंबे लंबे सांस ले रही होती है क्योंकि वो भागती हुई यहाँ पर पहुंची है। वो उन सबसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दी, मैं लेट हो गई। बॉस भागता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, मुझे हालांकि नीचे
नीचे आना चाहिए था और तुम्हें ऊपर तक लेकर आता। लड़की उससे कहती है, बॉस आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गई हूँ। युक्सु ली से कहता है, ली तुम भी वहाँ पर जाओ और जाकर उस लड़की से ग्रीटिंग करो, वो लड़की हमारी नई रिक्रूटेड हंटर है। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। युक्सु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और उससे मिलवाता हूँ। युक्सु से कहता है, लगता है कि तुम इस सब के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। हमारे ऑफिस में हमारा ये काम होता है कि हमारे पास जो नए हंटर्स आते हैं, हम उन हंटर्स को लेकर डंजन्स के अंदर जाते हैं और डंजन्स को क्लियर करते हैं। हमारा मेन काम डंजन्स के अंदर एक्सप्लोरेशन टीम को संभालना होता है। उस डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा हम उस सभी चीजों को नोट करते हैं। युक्सु से कहता है, इस लड़की का नाम चाइन है और ये एक एफ रैंक की हंटर है और ये लड़की वही हंटर है जिसके इंचार्ज तुम थे, लेकिन अब तुम नहीं रहे। ली उसकी बात सुनकर बॉस हैरान हो जाता है। युक्सु से कहता है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए बॉस ने और हमने मिलकर फैसला किया है, आज से इस लड़की का इंचार्ज मैं बनूंगा, मैं इसके साथ डंजन में जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। ली उससे कहता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस लड़की के साथ डंजन में जाना ये मेरा काम था, लेकिन अब मेरी जगह पर ये काम तुम करने वाले हो। युक्सु से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, असल में तुम्हारी तबीयत को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे। बॉस ने कहा है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है और तुम कुछ भूल गए तो फिर क्या होगा, इसलिए तुम्हारी जगह पर मैं ये काम करने वाला हूँ। बॉस भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, एक तो पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते और ऊपर से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को संभाल पाओगे, इसलिए युक्सु को इस काम को करने दो। ली बॉस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि बॉस मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन साथ ही ली बॉस से कहता है, मैं इस काम को करूंगा, युक्सु को ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। युक्सु भी उसे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम रेस्ट करो। बॉस उसे कहते हैं, मैंने भी कल तुम्हें इसलिए घर भेज दिया था ताकि तुम घर जाकर आराम कर सको, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपनी सीट को भी नहीं ढूंढ सकते। इस लड़की को डंजन में अंदर जाकर क्या संभालोगे? हायर अप्स को पहले इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि हमारी नई कॉन्ट्रैक्ट हंटर को युक्सु संभालेगा, लेकिन ली उनकी बात नहीं मानता और उन सब से कहता है, मेरा काम मैं ही करूंगा। वो एक दो बार युक्सु से कहता है तो युक्सु उसकी बात मान जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम एक बार इसके साथ डंजन में चले जाओ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आइंदा से तुम यही काम करना। नेक्स्ट सीन ऑफिस के बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पर एक बेंच के ऊपर बॉस और युक्सु दोनों बैठे होते हैं। बॉस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये काम कर पाएगा? उसकी तबीयत का कोई भी भरोसा नहीं है। युक्सु बॉस से कहता है, मुझे पता है कि आप उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक सेकंड चांस देना चाहिए, वो ये काम कर लेगा। और वैसे भी पिछले 1 साल से वो हमारी टीम का मेंबर रह चुका है, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। बॉस उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, उसे ये काम करने देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ली चाइन के साथ गाड़ी में बैठकर एक डंजन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जाने के बाद वो एक डंजन को क्लियर करने वाले हैं और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली और चाइन दोनों ही एक गाड़ी में बैठकर डंजन को क्लियर करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग एक डंजन के गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक डंजन अपीयर हुई है। जबकि गाड़ी में बैठे हुए ली अपने पास से कुछ पेपर्स निकाल कर पढ़ रहा होता है। ली कहता है, मुझे इन पेपर्स को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है कि मेरी जॉब क्या है, मैंने इस हंटर के साथ वहाँ पर जाकर क्या करना है। ली कहता है, हालांकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, लेकिन मैंने इस गाड़ी में बैठे बैठे ही इस पूरी बुक को 5 बार पढ़ दिया है, लगता है कि इतना काफी होगा। इस सारी बुक को पढ़ने के बाद मुझे इतना ही पता चला है, डंजन के अंदर मेरा मेन काम यही है कि मुझे डंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और साथ ही मुझे इस बारे में पता चला है कि हमारे ऑफिस को बनाने का मकसद क्या था। असल में हुआ कुछ यूं था कि बहुत सारे गिल्ड्स बनने के बाद फॉल्स रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी, डंजन्स के बारे में फॉल्स रैंकिंग आना शुरू हो गई थी। इस वजह से काफी सारे हंटर्स मारे जाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया और हमारा ऑफिस बना दिया। हम लोग वहाँ पर डंजन के हंटर्स के साथ जाते हैं, जहाँ पर जाकर पूरी डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद डंजन को रैंकिंग्स देते हैं, जिससे डॉक्यूमेंटेशन बनती है। यही बात चाइन उसे कहती है, मेरा नाम चाइन है और मैं एक एफ रैंक की हंटर हूँ, मेरी एज 21 साल है। ली उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, असल में डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। चाइन उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने बुरा नहीं माना। चाइन के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस होता है। ली उसे कहता है, ये क्या है? चाइन उसे कहती है, ये मेरा सूटकेस है, इसके अंदर मेरा बॉडी सूट और साथ ही मेरा वेपन रखा हुआ है, जो कि मैं डंजन के अंदर लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स से फाइट करते वक्त ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। वो गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है और कहता है, हम लोग जहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर वो डंजन का गेट ओपन हुआ है। फिर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। गाड़ी से नीचे उतरते ही चाइन अपने सूटकेस को खोलती है और उसके अंदर से एक ऑर्ब निकलता है। उस ऑर्ब को वो अपनी छाती के साथ लगाती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है और वो अपने उस सूटकेस के अंदर से अपनी बड़ी सी तलवार को भी निकाल लेती है। ली भी उसके बॉडी आर्मर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। चाइन उसे कहती है, तुम्हारे रिएक्शन को देखकर तो लगता है जैसे तुम पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देख रहे हो। ली उसे कहता है, हाँ मैंने पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देखा है। चाइन उसे कहती है, जितने भी बॉडी आर्मर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सस्ता है, लेकिन फिर भी ये 3 मिलियन वॉन का है, काफी ज्यादा महंगा है। ली उसे कहता है, और तुम्हारी तलवार के बारे में क्या ये भी बहुत ज्यादा महंगी है?
चाइन उसे कहती है ये एक डी रैंक की स्केलेटन वॉरियर स्वर्ड है, मुझे इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। चाइन उसे कहती है तो मैं तुम्हारा क्या नाम बुलाऊं? ली उसे कहता है तुम मुझे जो चाहे वो कह सकती हो। चाइन कहती है चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम इस साइड डंजन को मैनेज करने वाले हो मैं तुम्हें मैनेजर कहकर बुलाऊंगी। वहीं पर सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, वो अपना सारा सामान उनको दे देते हैं, जबकि लियो ने अपना कार्ड चेक करवाता है। वो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। फिर वो दोनों चलते हुए उस डंजन गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चाइन उस डंजन गेट की तरफ देखती है और कहती है आज मैं पहली बार किसी डंजन में आई हूँ, मेरा मतलब मैं पार्टी के साथ पहले जा चुकी हूँ लेकिन आज अकेली पहली बार आई हूँ। वो दोनों भी इस डंजन के गेट के सामने खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और हंटर आता है और वो हंटर चाइन का जानने वाला होता है। वो चाइन को देखकर कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। उसके साथ उसके दो और साथी भी होते हैं। वो हंटर चाइन से कहता है मुझे तो लगा था कि तुमने हंटिंग छोड़ दी है लेकिन तुम तो यहाँ पर फिर से आ गई हो। चाइन उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ली की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है? क्या कोई गिल्ड वाला इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसने तुम्हें अपने गिल्ड को ज्वाइन करने दिया? तुम तो माना को भी यूटिलाइज नहीं कर सकती, फिर कौन से गिल्ड वाले हैं जिन्होंने तुम्हें अपने पास हायर किया है? उसकी ये वाली बात सुनने के बाद चाइन बेचारी खामोश हो जाती है और अपना सर लटका लेती है। हंटर उससे कहता है तुम यहाँ तक पहुँच आई हो यही तुम्हारे लिए काफी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डंजन के अंदर जाना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ली चाइन से पूछता है क्या तुम इस बंदे को जानती हो? चाइन उसे कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, जब मैं हंटर अकेडमी में स्टडी कर रही थी अब ये बंदा भी मेरे साथ ही था। उस हंटर की नजर ली के कार्ड पर पड़ती है, उसके ऊपर पब्लिक ऑफिशियल लिखा होता है। हंटर हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेचारी चाइन मुझे तो लगा था शायद किसी गिल्ड ने तुम्हें अपने लिए हायर कर लिया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम कर रही हो। ये तो तुम्हारे लिए आखिरी हाल है किसी पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम करना, क्योंकि कोई दूसरे गिल्ड वाला तो तुम्हें अपने गिल्ड में लेगा नहीं। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक पब्लिक ऑफिशियल के साथ यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम अभी तक एक एफ रैंक की हंटर हो, तुम तो आगे नहीं बढ़ पाई। लियो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, तुमने इसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया है। वो हंटर ली की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जरा देखो तो सही इस कमजोर कीड़े को, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। वो हंटर उसको गाली देते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही ली को गले से पकड़ लेता है। मैंने उस लड़की की इंसल्ट की तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, अब मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया है, अब दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो उसे घूर कर देखता है। ली जैसे ही उसे घूर कर देखता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सामने वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ली उसे कहता है अगर अगले 3 सेकंड में तुम मेरे गले को छोड़ देते हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और साथ ही वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके घूरने की वजह से वो हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसका साथी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हांजुंग क्या हुआ, तुम इस तरह लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे हो? लेकिन उसका दोस्त हांजुंग नीचे गिर जाता है, वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है। उसके दोनों साथी भी उसे इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हांजुंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और साथ ही उसके नीचे दिखाते हैं, वो नीचे गिरने के बाद साथ ही सूसू कर देता है। वो दोनों कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम इतनी ज्यादा कैसे घबरा सकते हो कि तुम्हारी सूसू भी निकल गई है। चाइन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ली ये सब कुछ देखने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। ली उसके सामने नीचे झुकता है और उसे कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, क्या खड़ा होने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? वो उसके सामने अपना हाथ करता है, लेकिन साथ ही वो उसे फिर से एक बार घूर कर देखता है और साथ ही फिर से उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस लोली लाइफ की कोई वैल्यू है, कोई औकात है, तो फिर हमारे रास्ते में कभी मत आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली के इस बार उसे डराने की वजह से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो साथ ही पॉटी भी कर देता है। उसके दोनों साथी उसकी हरकत की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं ली डूजोंग ये तुम क्या कर रहे हो? ली भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। चाइन से कहता है चाइन चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वरना हमें यहाँ पर कुछ और बहुत ज्यादा गंदा देखना पड़ जाएगा। चाइन उसे कहती है हाँ ठीक है मैं भी आ रही हूँ। फिर वो दोनों ही डंजन के गेट को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर जाने के बाद ली उस डंजन को देखकर कहता है ये डंजन तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही है, मुझे नहीं लगा था कि डंजन इस तरह की होती है, ये वाकई में एक एफ रैंक की डंजन है। साथ ही ली अपनी टैबलेट को निकालता है और अपने डंजन मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उसके पास इस डंजन को रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है, वो उसको सिलेक्ट करता है और उसकी ये डंजन रजिस्टर हो जाती है। सिस्टम उसे कहता है इस डंजन के लिए तुमने रैंकिंग को एफ सिलेक्ट किया है, अगर इस डंजन को एक्सप्लोर करने के दौरान तुम्हें लगता है कि जिसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है तो तुम इसकी रैंकिंग को चेंज कर सकते हो। साथ ही उसके पास मैप भी ऑनलाइन हो जाता है, यानी कि उनके पास एक मैप होता है कि उन्होंने इस डंजन के अंदर कहाँ तक जाना है। ली उससे कहता है मेरा मैप ऑन है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइन उसे कहती है हाँ मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चाइन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है, जबकि ली को भी उसके ऊपर शक हो रहा होता है कि ये डंजन में आने के बाद इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। यहीं पर चाइन अपने बारे में बताती है कि आज से पहले उसने डंजन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा। डंजन में गिल्ड्स के साथ जाती तो रही है, लेकिन उनके साथ सिर्फ बैग्स उठाकर जाती रही है। चाइन कहती है आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मेरे साथ मैनेजर है, मुझे मैनेजर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को मैनेजर के सामने प्रूव करना पड़ेगा। रास्ते में जितने भी डीमंस मॉन्स्टर आएंगे मैं सभी को मार डालूंगी। वहीं पर उन्हें साइड
साइड से आवाज आती है। वहाँ पर कुछ और हंटर्स भी होते हैं जिन्होंने वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार दिया होता है और वो कह रहे होते हैं हमने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। चाइन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है इन सभी लोगों ने तो पहले से मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ली उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हमसे पहले भी कोई हंटर पार्टी आ चुकी है। चाइन रोते हुए वहीं पर नीचे बैठ जाती है और ली से कहती है मैं तो तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मैं एक रिलायबल पर्सन हूँ, बहुत ही अच्छी हंटर हूँ और मैं गॉब्लिन्स को मार सकती हूँ। ली से कहता है एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार दिया है, हमें मॉन्स्टर्स को मारना नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने मैप को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे और इस तरह हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ली को क्योंकि चाइन की एबिलिटीज के ऊपर शक होता है वो जल्दी से उसके स्टैट्स को ओपन करता है क्योंकि डेटा में उसके पास उसका सारा डेटा होता है। वो उसके डेटा को चेक करता है तो उसका डेटा कुछ खास नहीं होता, ना तो उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और माना की पावर तो उसके पास बिल्कुल 0 है। लेकिन जब वो उसके स्किल सेक्शन की तरफ देखता है तो उसके पास एक स्किल होता है जो कि एस रैंक का स्किल है, इसका नाम स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप होता है। लेकिन उसमें भी एक मसला होता है, उसका करंट फेस 1 होता है और उसमें लिखा गया होता है कोई स्किल को यूज नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास माना की एनर्जी ना हो और माना की एनर्जी को हासिल करने के लिए उसे फेज 3 को कम्प्लीट करना होगा। ली चाइन से पूछता है चाइन क्या तुम्हारा वेकेंट स्किल जो है एक एस रैंक का स्किल है जिसका नाम स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप है। चाइन भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ लगता है कि तुमने सिस्टम में मेरे बारे में चेक किया है, मेरे पास एक एस रैंक का स्किल है। जब मुझे पहली बार ये स्किल मिला था तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये एक रेयर एस रैंक का स्किल है, एस रैंक का स्किल हर किसी को नहीं मिलता। जब मैं हंटर्स एकेडमी में थी तब मैं नंबर 1 थी, सबसे ज्यादा बेस्ट थी। वो अपनी स्टोरी बताने में उसे बहुत ज्यादा खो जाती है, वो बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है लेकिन चाइन उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और उसे अपनी स्टोरी बताती है। चाइन कहती है जब मैं एकेडमी में थी तब मैं बहुत ज्यादा होशियार थी और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी सिर्फ अपने एस रैंक के स्किल की वजह से। मेरे सारे रिटन एग्जाम बिल्कुल परफेक्ट थे, मैंने सारे एग्जाम्स को पास किया। फिजिकल ट्रेनिंग में और तलवारबाजी की ट्रेनिंग में भी मैं काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन हंटर एकेडमी से पास होने के बाद मैं यहीं पर अटक गई हूँ। फेज 3 तक पहुंचने से पहले मैं माना की पावर्स को गैदर नहीं कर सकती। अगर मेरे पास माना की पावर नहीं है तो मैं एक अच्छी हंटर नहीं बन सकती और साथ ही मेरा लेवल नहीं अप हो सकता। सिस्टम मुझे बार बार कहता है कि जब तक मैं फेज 3 तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं माना की पावर को यूज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि फेज होता क्या है और मैं इस फेज को कम्प्लीट कैसे करूंगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं हर बार फेल हो जाती हूँ और साथ ही वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। ली जो कि बार बार चिल्लाकर उसका नाम पुकार रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। ली आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर साइड पे खींच लेता है। उसी वक्त एक गॉब्लिन का बैट उसके सामने आकर गिरता है। चाइन उसे कहती है ये गॉब्लिन यहाँ पर कहाँ से आ गए, मेरा तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। चाइन जो कि नीचे गिरी होती है, ली उसको ऊपर उठाता है और कहता है तो आप जल्दी करो, तुम एक हंटर हो, अपना कमाल दिखाओ और इन सभी को मार डालो। और साथ ही ली उसे आगे की तरफ धक्का देता है और कहता है चलो जल्दी करो, इन सबको मार डालो। चाइन उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं इन सबको मार डालती हूँ। चाइन सोच रही होती है मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है मैनेजर के सामने अपने आप को साबित करने का। और साथ ही वो भागती हुई एक गॉब्लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो गॉब्लिन अपने बैट को घुमाता है, चाइन नीचे बैठकर उसके अटैक को डॉज कर लेती है और साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार को उसके चेहरे पर चला देती है। उसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है। गॉब्लिन अपने चेहरे पे हाथ रखता है और उसके चेहरे से ब्लड निकल रहा होता है। चाइन कहती है मैं तो अपनी तलवार से इसके चेहरे को ज्यादा अंदर तक नहीं काट पाई, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सेकंड अटैक करना होगा। और साथ ही वो फिर से जंप करते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे की तरफ धकेला जाता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। यहीं पर चाइन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उस गॉब्लिन का सर काट देती है। चाइन एक गॉब्लिन को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पीछे की तरफ देखते हुए कहती है मैनेजर क्या तुमने देखा मैंने गॉब्लिन को किस तरह मारा है। लेकिन साथ ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये अपना टैबलेट लेकर अपने ध्यान खड़ा होता है जबकि एक गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है। चाइन चिल्लाकर उसे कहती है मैनेजर सामने की तरफ देखो, सामने से गॉब्लिन तुम पर अटैक करने वाला है। और वो गॉब्लिन ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपने पंजे के साथ उस पर अटैक करने लगता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।